27 जुलाई के टू दी पॉइंट दी हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जैसे कि डेली करते हैं। और आज जो हमने न्यूज़ डिस्कस करनी है, काफ़ी ऐसे न्यूज़ हैं। एडिटोरियल तो 2-3 ही हैं पढ़ने वाले, लेकिन न्यूज़ काफ़ी है जो पढ़ने लायक। आज बड़ी अच्छी न्यूज़ आई हुई है। उससे पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। नंबर 1 कहता है डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, ठीक है। ये आपने बताना है सही है गलत है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ये बात बतानी है आपने। फिर नंबर 2 गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नंबर 3 है सारामती पीक नागालैंड, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही मैच है या कौन सा सही मैच नहीं है, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दोगे। नेक्स्ट जो पहली न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मसला है जो कि पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया। क्या था मसला कि बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे था, यहाँ पे याद रखिएगा, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे था उसको जब पीएम मोदी लॉन्च करने के लिए, इनॉग्रेट करने के लिए जाते हैं, उस टाइम पर उन्होंने बोला कि आपको फ्रीबीज से दूर रहना है, कि जो रेवड़ी कल्चर शायद उन्होंने वहाँ पे ये बोला था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम चीज़ यहाँ पे बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेंटर को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए या फिर सेंटर को हेल्प लेनी चाहिए फाइनेंस कमीशन से, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस करती हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम इर्रेशनल फ्रीबीज। देखो, एक तो होता है रैशनल फ्रीबीज, जो गरीब लोग हैं उनको, जिनके पास जो चीज़ें नहीं हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की अगर हम यहाँ पे बात करें, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो सेंटर है चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इर्रेशनल जो फ्रीबीज देते हो, मैं इतना फ्री तुझे दे दूंगा, मैं इतना फ्री करके दे दूंगा, तो लोग उस वजह से वहाँ पे इलेक्शंस में वोटिंग कर देते, उसके बाद में दिक्कतें आनी स्टार्ट होती हैं। अब यहाँ पे उस टाइम पे जब कोर्ट में ये चीज़ चल रही थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको रोकना चाहिए या फिर सेंटर को एक रास्ता अपनाना चाहिए फाइनेंस कमीशन को देखते हुए, तो उस टाइम पे जब कोर्ट में ये चीज़ चल रही थी तो कपिल सिब्बल जो कि सीनियर एडवोकेट और काफ़ी ज़्यादा जिनके पास एक्सपीरियंस है, पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस भी है, वो भी बैठे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी ये इशू के बारे में बात की, तो वो कहते कि हाँ ये एक सीरियस इशू है, लेकिन सेंटर के ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना, लाइबिलिटी डालना वो अनफेयर होएगा। लेकिन आपको करना क्या चाहिए इस चीज़ में, उन्होंने बोला मैं सजेस्ट करता हूँ फाइनेंस कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है उसकी तरफ जो सेंटर है उसको जाना चाहिए। अब यही सेम चीज़ इलेक्शन कमीशन से भी कही गई या फिर पूछी गई। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भाई ये तो देखिए, मैं स्टेट पॉलिसीज़ को रेगुलेट नहीं कर सकता, मैं डिसीजन हैं जो टेकन बाय द विनिंग पार्टी व्हेन दे फॉर्म द गवर्नमेंट, वो उसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, इतनी ज़रूर चीज़ है कि भाई अगर कुछ लॉ बन जाएगा फिर मैं देखूंगा कि हाँ भाई ये लॉ बना हुआ है तो ये पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की जो चीज़ें है वो नहीं बोल पाए, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आज हमारी है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन की थोड़ी सी मैं बात करता हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फर्स्टली आर्टिकल 280, ठीक है, जो है यहाँ पे लिखा भी हुआ है आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस चीज़ के लिए काम करता है, ये फाइनेंस कमीशन के लिए बारे में बताता है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। ये ना एक मेथड और फॉर्मूला निकालते हैं जिससे कि डिस्ट्रीब्यूट हम कर पाए टैक्स प्रोसीड्स को बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, टैक्स प्रोसीड्स क्या होते हैं कि वो सारे पैसे जो इकट्ठे किए थे मतलब सेंटर ने टैक्सेस के जरिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको देना, तो सेंटर और स्टेट के बीच में, एंड अमंग द स्टेट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट एंड प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। और अंडर आर्टिकल 280 है जो फाइनेंस कमीशन जो है हर एक 5 साल के बाद में बदलता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो बदल देते हैं, और अर्लियर मतलब उससे पहले भी हो सकता है। ये तो 15th फाइनेंस कमिश्नर है वो एनके सिंह जो हैं, चेयरमैनशिप है ना, तो उनके अंडर ये चल रही है और ये 2025-26 तक चलेगी। तो फाइनेंस कमीशन 280 और इसके जो फंक्शन जो हमने टैक्स प्रोसीड्स ये वो की बात की है ना, वो 280 क्लॉज 3 में लिखा रहता है, ठीक है। 280 और 280 क्लॉज 3 ये फाइनेंस कमीशन हो गया। और ये हमारा किसका पार्ट बन गया, अब तो आपको सारा पता चल ही गया होगा, सिलेबस GS2 का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं ये गवर्नेंस को लेकर है और ये भी हमारे GS2 का पार्ट बनती है, ठीक है, ये भी हमारे GS2 का पार्ट बनती है। देखिए पहले तो आपको यही पता है कि जो गुजरात है वहाँ पे जो लिकर है वो बैन है ना, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आपको लिकर मिल पाए। कई लोग जो हैं वहाँ पे इधर उधर से है ना ले आते हैं, लेकिन मोस्टली जो एरिया राजस्थान के लगता है के साथ में लगता है, दादरा नगर हवेली के साथ में लगता है, उस वहाँ से ले आएंगे, लेकिन गुजरात में नहीं मिलती। तो यहाँ पे कई लोगों ने क्या किया
कि भाई इस गांव में जो स्पूरियस लिकर यहाँ पे मिली है, उसने क्या किया, बंदे ने पानी लिया वाटर, और वाटर में मिथाइल जो अल्कोहल है, मतलब मेथेनॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है ना, आपको पता है कि वो बहुत थोड़ा उसको डालना रहता है, जो मेथेनॉल मिथाइल अल्कोहल को पानी में डाला और लोगों को 20 रुपये का पर पाउच बेच दिया। और लोग जो भी थे वहाँ पे पी के, आपको मैं बता दूँ 36 है ना लाइव्स इन अ ड्राई गुजरात, मतलब 36 लोग तो मर ही चुके हैं, और जो 40 से ज़्यादा लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, उनकी भी जो हालात है वो बुरे हैं। ये गवर्नेंस का इशू आ जाता है इसमें ना, लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि पैसे कमाने के लिए कोई भी चीज़ करनी गलत हो जाती है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक अच्छे वे से, आप एक लीगल वे से जो चीज़ें हैं वो करिए तो वो सही रहेगा चीज़, है ना। किसी को वही चीज़ हो जाती है कि हाँ ठीक है जी, चलो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है यहाँ पे, ये भी एक बड़ी न्यूज़ है और ये भी हमारी GS2 से ही रिलेटेड है, और इसको GS2 के टॉपिक की तरह हम इसको डिस्कस करेंगे और आपने भी कुछ आंसर्स बताने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा सारी न्यूज़, ठीक है। स्लो सा करके, उसको फास्ट मत करना अभी। तो इसमें सबसे पहले तो जो एक पार्टी आई पंजाब में जिसका नाम है AAP, ठीक है, और इसका फुल नेम है शायद से आम आदमी पार्टी। अब ये जो पार्टी है, अब मान के चलो कि इस पार्टी के ये थर्ड वो है कि जहाँ पे जो सीनियर हम बोल देते हैं कि जो 3 ऑफिशियल्स है, टॉप 3 ऑफिशियल जिन्होंने रिज़ाइन किया है। अब यहाँ पे जो पंजाब के एडवोकेट, इन्होंने स्टेट एडवोकेट थे जिनका नाम है अनमोल रतन सिद्धू, उन्होंने रिज़ाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने रिज़ाइन किया और हम मान के चलो कि ये जो क्रिमिनल लॉयर विनोद घई 56 हु विल सक्सीड मिस्टर सिद्धू, अभी क्रिमिनल लॉयर विनोद घई इनको सक्सीड करेंगे, और ये 5th AG है स्टेट का इन दी पास्ट 10 मंथ्स। कंडीशन आप समझ सकते हो खुद ही। और टॉप 3 ऑफिशियल है जो बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में उन्होंने छोड़ा है, जैसे गौरव यादव जो कि जिन्होंने स्टेट DGP का चार्ज संभाला, जो BK भावरा थे, उनको बोल दिया कि मैं तो लीव पे जा रहा हूँ 2 मंथ्स की, ठीक है। विजय कुमार जंजुआ जो कि न्यू चीफ सेक्रेटरी आफ्टर अनिरुद्ध तिवारी। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब हमें इसी के बीच में पता होना चाहिए एडवोकेट जनरल के बारे में, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का क्या है, टॉपिक है ना। ये हमारे सिलेबस का टॉपिक है, स्टेट एडवोकेट जनरल। वैसे तो अटॉर्नी जनरल भी हमारा टॉपिक है, लेकिन स्टेट एडवोकेट जनरल के बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे जो चीज़ है इंट्रोडक्शन में, आर्टिकल 165 जो है कि देखो ही इज़ दी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन दी स्टेट, पोस्ट जो है वो क्रिएट होती है आर्टिकल 165 से। जो टर्म्स है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो टर्म्स है, ग्राउंड्स है रिमूवल के, रेम्यूनरेशन है, वो फिक्स नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, और ये गवर्नर को डिटरमिन करनी होती है, और इसको रिमूव किया जा सकता है इनको बाय द गवर्नर एनी टाइम, और यूजली रिज़ाइन करते हैं जब तक गवर्नमेंट रहती है, तब तक नहीं चेंज होते। लेकिन यहाँ पे तो नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्वालिफिकेशन, जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स विद इन स्टेट। आपको लगेगा कि ये तो वकील थे, वकील मतलब कि कोई जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स विद इन द स्टेट अगर होल्ड किया तो वो कंडीशन होगी। फिर आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे हमें पता चलता है ड्यूटीज़ क्या है। देखिए, लीगल एडवाइस देना गवर्नमेंट को, फिर डिस्चार्ज करना फंक्शंस एज असाइंड टू हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और टू अपीयर इन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है जी। अब लास्ट जो चीज़ है, राइट्स और लिमिटेशंस क्या है। देखिए, वो अटेंड कर सकते हैं हाउस प्रोसीडिंग्स, बट वहाँ पे जाके ऐसा नहीं है कि भाई कोई हाउस में प्रोसीडिंग चल रही है और वहाँ पे वोटिंग होने लगी, मैं भी वोट डालूंगा करके, तो वोट नहीं डाल सकते। और राइट टू बी हर्ड इन ऑल द कोर्ट्स, सारी प्रिविलेजेस जो है ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस वो इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे एक अच्छे वे से याद रखनी है भाई। अब लास्टली यहाँ पे बहुत और भी इंपॉर्टेंट, देखो आज फ्रंट पेज भी काफ़ी न्यूज़ थी, मैंने इसी वजह से बोला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये GS3 का पार्ट है, इसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में कंसीडर करते हैं। ऑल्दो कि ये जो कंसर्न्स पैदा हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, ये किस वजह से हुए हैं, बिकॉज ऑफ GS2, मतलब इंटरनेशनल जो रिलेशन या फिर इवेंट्स है जो हो रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर, ठीक। अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ दी सेंक्शंस, जो रशिया वो बोल रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि ऊपर भेजा हुआ हमने ऑर्बिट में,
आफ्टर 2024 मैं तो भाई अपना ही खुद का बनाऊंगा ये स्पेस स्टेशन। मैं आपके वाले जो इंटरनेशनल मतलब काफ़ी कंट्रीज़ ने 4-5 कंट्रीज में मिलकर बनाया था, मैं उससे ऑप्ट आउट कर रहा हूँ। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपना स्पेस स्टेशन अपने पास रखो। ये चीज़ यहाँ पे जो रशिया है वो बोलता दिखाई दे रहा है। अब हमारे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह है, होता क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है हिस्ट्री का। ये हाई फ्लाइंग सैटेलाइट इज़ अ लैब फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। एक लैब है कि जहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज, ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म, एस्ट्रोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, ये सारी जो रिसर्च है वो होती हैं और यहाँ पे हमें दिखाई देती है। As a permanently occupied outpost in the outer space, it serves as a stepping stone for further space exploration. जो स्पेस स्टेशन है वो फ्लाई करता है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर्स, ठीक है, अबव द अर्थ। और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप मान के चलो एक दिन में वो स्टेशन इतना ट्रैवल करता है कि वो अर्थ से मून पे जाके आए और मून से वापस से अर्थ पे। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको ये दिखेगा नाइट स्काई में कि मूविंग एक लाइट सी मूव कर रही है, वो स्पेस स्टेशन है हमारा। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 5 डिफरेंट एजेंसीज थी जिन्होंने यहाँ पे काम किया था, लेकिन अब तो रशिया ने बोल दिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी फ्रंट पेज पे। अब आगे चलते हैं, जो आज हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़नी है वो है, देखो सबसे पहले तो स्क्वायर ऑफ, ये तो हो गया चेस ओलंपियाड के बारे में, तो ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का ये एडिटोरियल है जिसमें लिखा हुआ है हुज जीडीपी इज इट एनीवे। देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा एडिटोरियल दिया हुआ है कि जीडीपी क्या एक अच्छा टूल है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को देखने के लिए, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे बात है। और ये जो चीज़ है, मैंने जिन्होंने मेरे से बैच लगाए हुए इकॉनमी का, है ना, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोगों के साथ में, तो वहाँ पे उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। पहले ही हमने मेंस एज अ मेंस पर्सपेक्टिव से उसको डिस्कस किया था। क्योंकि देखो ना, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, रादर इकॉनमी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, आपको वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रीलिम्स के तौर पे भी और मेंस के तौर पे भी। एक तरह का आप करवाओगे तो आपको कोई उसमें बेनिफिट ही नहीं होएगा, है ना, या फिर आप करोगे तो पीटी प्लस मेंस दोनों को साथ में ही कवर करना है। कई बार कहीं तो सिर्फ मेंस करवा रहा है, कई बार कोई प्रीलिम्स करवा रहा है, उसका पता नहीं क्या क्या सीन रहता है, ठीक है। अब देखो हुज जीडीपी इज इट एनीवे, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट है वो कहते हैं जीडीपी का डेटा रिलीज करने वाले, और वो बोलेगी अपनी चेस्ट थंपिंग के भाई ये देखो हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है वर्ल्ड में, हमने ये कर दिया, जीडीपी देखो हमारी कितनी बढ़ गई। ऑपोजिशन अपनी कहते जी होल्ड करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, वो बोलेगी ये देखो जी इनके तो अच्छे नहीं है फैक्ट्स, ये इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन वो कहता है रियल क्वेश्चन ये है कि इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है, आम इंसान पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आम इंसान को कुछ बेनिफिट हो रहा है आपकी जीडीपी बढ़ने से, वो हमारा रियल क्वेश्चन है। वो कहते हैं वेरी लिटिल इम्पैक्ट है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने बोला कि जो एवरेज पर्सन्स प्राइमरी और परहैप्स सोल कंसर्न है इकॉनमी को, उसकी है खुद की इनकम। अब देखो ना यार, आपकी जीडीपी बढ़ रही है, आपकी जीडीपी थोड़ी बहुत कम होए तो उससे आम आदमी को क्या लेना, उसको चाहिए अपनी इनकम। यार मेरी इनकम बढ़ रही है तो उसको लग रहा है जीडीपी बढ़ रही होगी कंट्री, ठीक है। उसकी इनकम नहीं बढ़ रही, उसको लगेगा कि भाई जीडीपी डूबने लगी, ठीक है कि नहीं। ये बहुत बहुत कॉमन बात है। अगर आपकी इनकम सही जा रही है, आपका सारी परफॉर्मेंसेस ठीक है, तो आपको लगेगा सारा कुछ ठीक चल रहा है। अगर जिस टाइम पे आपको लगा कि यार कुछ हो नहीं रहा, आपको लगेगा भाई देश भी डूब रहा है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे फिर क्या आता है कि जॉब्स के लिए होती है ना। जैसे जैसे ऐसे थोड़ी ना कि लोगों का तो मेन डिमांड क्या है, इनकम, और इनकम आएगी जॉब से, और जॉब क्या, हाई क्वालिटी फॉर्मल जॉब्स। तो अगर यहाँ पे ना आरबीआई का डेटा इन्होंने जो पब्लिश किया हुआ आरबीआई ने वो देखा, कहते जब 1980 टू 1990 का हम डेकेड देख रहे थे, उस टाइम पे देख रहे थे कि 1% अगर जीडीपी इंक्रीज होती थी तो वो 2 लाख तकरीबन क्या करती थी, अपनी जॉब्स को क्रिएट करती थी, और वो भी फॉर्मल सेक्टर में। बड़ी अच्छी चीज़ थी। और अगर वो कहते कि 1980s टू 1990s में अगर 14% जीडीपी ग्रो हुई है, तो इसका मतलब है कि 28 लाख नई फॉर्मल जॉब्स आई होंगी। और फिर उन्होंने डेटा उठाया 1990 टू 2000 का, फिर ये होगी आधी, कि अगर 1% जीडीपी इंक्रीज होगी तो 1 लाख की फॉर्मल जॉब्स आएंगी। फिर 2000 से 2010 में पता चला 1 लाख से भी आधी होगी। फिर उसके बाद में आरबीआई ने सोचा, क्योंकि उस टाइम पे देखो ना इलेक्शन भी आने वाली थी उसके बाद में 2011-12 में, तो उसमें 14 में, तो उसमें आरबीआई ने सोचा डेटा ही नहीं निकालते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने सोचा होगा। और उसके बाद में तो चलो मोदी जी आएंगे, उसमें बाद में हमें नो डेटा, ठीक है, नो डेटा
एट ऑल। तो नो डेटा, तो डेटा तो मिला ही नहीं। तो अब वो कहते कि यार पता ही है कि अगर एक पहले 2 था, फिर 1 लाख होगी, फिर 50,000 रहेगी, तो ऑब्वियसली फिर 25,000 रहनी थी, फिर 12.5। तो यही तो सीन चलना था, यही तो हम मतलब जब जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो वो नहीं होता था बचपन में कि यार इमेजिन कर लो ये एक्स है, इमेजिन कर लो ये वाई है, तो कुछ तो इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो कहते कि भाई जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ आज है ना, अगर उतनी ही 1980s जितनी आपने जॉब क्रिएट करनी है, 2 लाख वाली जॉब्स क्रिएट करनी है, तो आज की जीडीपी को 4 टाइम्स होना पड़ेगा, फिर कहीं पे जाके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको सेम मिलेंगे। सो हाई जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कल को जो डेटा आएगा सरकार का वो बोल रही है कि ये देखो छाती पीट पीट के बता रही है कि भाई ये जीडीपी बढ़ा दी, तो जीडीपी का मतलब ये नहीं कि भाई ग्राउंड सिचुएशन भी सेम है। ग्राउंड सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, ग्राउंड सिचुएशन पे जॉब्स है वो नहीं क्रिएट हो सकती, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ आपने इस वे से याद रखनी है। अगर इसको और भी हम यहाँ पे देखें तो साइमन जो कूजनेर थे उन्होंने भी यही बोला कि जीडीपी भाई एक अकेला मेजर नहीं है, अकेला मेजर नहीं है कि आपकी सोसाइटल वेलबींग जीडीपी से नहीं दिखती। आपकी जीडीपी हो 10%, सपोज करके चलते हैं आपकी जीडीपी 12% है, और सोसाइटी में आप ना तो हेल्थ पे एजुकेशन पे इस पे आप क्रिएशन नहीं कर रहे हो, और आप सारा पैसा लगा रहे हो डिफेंस पे, ठीक है, किसी और जगहों पे पेंशन दे दीजिए, मैं तो ये दे दूंगा वो करके दे दूंगा, तो सोसाइटल की वेलबींग थोड़ी ना है। सोसाइटी की वेलबींग के लिए तो आपको और स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बस ठीक है जी ओके रिपोर्ट बढ़ता ही जाएगा सारा काम, ठीक है। ऑब्सेशन विद जीडीपी क्या है? ऑब्सेशन विद जीडीपी यही है कि भाई कई लोगों ने तो इसको धर्म ही बना लिया कि भाई इस तरह से अगर हम ये जो चीज़ है अगर हम करते हैं तो भाई ऑब्सेशन तो डेंजरस है हर एक चीज़ की है। वैसे तो जीडीपी की तो खासकर है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बोलती ही है कि इतनी जीडीपी बढ़ गई, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, तो वो भाई जीडीपी का मतलब ग्राउंड सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है। सरकार को ये समझना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने एक चीज़ नोट करना कि जो अब ना सरकार है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो बोलते हैं कि यार ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस हो गया, एलपीजी का प्राइस हो गया, भाई जब जब आप पावर में नहीं थे तब तो आप सिलेंडर सड़कों पे लेकर बैठ गए, है ना, कि भाई ये प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो भाई कितनी की सब्सिडी दोगे। तो वही जो चीज़ है सरकार को चलाना और बाहर बैठ के बोलना बड़ा इजी रहता है। तो हम यही बात बोल रहे थे कि ये फिनोमेना आप श्रीलंका में देख लो, श्रीलंका में भी जीडीपी है वो तो एक स्टेबल तरीके से थी, लेकिन आप ग्राउंड सिचुएशन देखो, चाइना में देख लो, कहीं पे भी है जो चीज़ जीडीपी से आप इस चीज़ को नहीं देख सकते। सो एक जो जीडीपी है एक मिसलीडिंग बोल सकते हैं, डेंजरस इंडिकेटर है जो कि फॉल्स इकोनॉमिक प्रोमिसेस को आगे लेके जाती है, बिट्रे करती है पीपल्स की एस्पिरेशंस को, ठीक है, और डीपर सोशल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको क्या कर देती है, हाइड कर देती है। देखो जी जीडीपी इतनी बढ़ गई, आप बोल रहे हो आपको कुछ मिला नहीं है और जीडीपी तो इतनी बढ़ गई, फिर पैसा जा कहाँ पे रहा है और ये पैसा किसका है? भाई आपको पता होना चाहिए हमारी कंट्री में जो इनइक्वालिटी है वो बेस्ट लेवल पे हुई है। इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि 1% ऑफ पॉपुलेशन है ना जो कंट्री की, वो मोर देन 70 to 75% वेल्थ को होल्ड करती है। मतलब आप मान के चलो हमारे जैसे जो लोग हैं 99% जो लोग हैं उनके पास में तकरीबन 20 to 25% वेल्थ आती है कंट्री की। तो इसका मतलब है हम तो अब, और फिर आप पॉपुलेशन देख लो, ठीक है। फिर अगला एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, ये आपको आई होप समझ में आएगी चीज़ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि भाई जीडीपी अकेला ऐसा टूल नहीं है जिससे आपको वेलबींग दिखेगी। आप हेल्थ ग्लो वो नहीं आया यार, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आने लग गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आने लग गया, हेल्थ इंडेक्स आने लग गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स आने लग गया, इनोवेशन इंडेक्स आने लग गया। क्यों आने लग गया? यही तो रीज़न था कि जीडीपी बताता नहीं है सारा कुछ। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि GS2 से रिलेटेड है, ऐसा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा सा आपको फिर भी समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है, माहौल क्या है, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो वेस्ट एशिया में ना पहले क्या होता था कि जो यूएसए है, ये वाला बंदा यूएसए वाला, और ये सऊदी वाला बंदा है, तो ये जो यूएसए है ना ये क्या करता था, ये मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि भाई इनके साथ में अटैच्ड, मतलब ठीक है इनके साथ में बनती इनकी बढ़िया थी क्योंकि इनको ईरान को काउंटर करना होता था, लेकिन कुछ की चीज़ें हुई थी जहाँ पे बिडेन ने बोला था कि मैं तो कभी भी इसको बंदे को मिलूंगा ही नहीं, ये जो यहाँ का सऊदी का किंग है, क्यों, जो क्राउन प्रिंस है जिसका नाम है यहाँ पे सऊदी जो एक ना मतलब वहाँ पे क्या था, जर्नलिस्ट था जमाल खाशोगी। तो उसकी किलिंग के बाद में जहाँ पे पता चला था कि जो क्राउन प्रिंस है वो पूरा इन्वॉल्व है, तो बिडेन ने ये बोला था, लेकिन अभी जो पिक्चर है वो अलग है। अब यहाँ पे 2 कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर्स वो कहते हैं नजर आती हैं। पहली चीज़ तो बिडेन ने क्या किया, वेस्ट एशिया में विजिट किया इसराइल को, इसराइल ने बड़ा अच्छे वे से उनको वेलकम किया, अवार्ड वूड दे के भेजा, बढ़िया प्रेसिडेंट मेडल ऑफ ऑनर दे के भेजा, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। और दूसरा फिर वो सऊदी अरेबिया में गए, वहाँ पे जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान है ना, वहाँ पे उससे बंदे से मिले, वो उससे
मिल रहा है। अब ना तो सऊदी की इसराइल के साथ में मिल रही है, फिर आपने बिडेन ने खुद बोला था यूके में जाके कि भाई मैं तो कभी इस बंदे के पास में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि इस बंदे ने, जो इसका पूरा पूरा नाम है जमाल खाशोगी, को मरवाने में। तो यहाँ पे यार फैक्ट्स ये हैं कि पहली चीज़ तो कि जो यूएस की वेस्ट एशिया पॉलिसी है उसमें वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एक तो इसराइल पैलेस्टाइन की कन्फ्लिक्ट है, फिर उसके बाद में उसके एक रिलेशन जो ईरान के साथ में खराब है। तो यूएस से हमेशा वो चीज़ देखता है जिसमें उसको बेनिफिट है। यहाँ पे इसराइल के साथ में बेनिफिट है, इसराइल के साथ में चला गया। यहाँ पे सऊदी के साथ में बेनिफिट है, ईरान को काउंटर करने के लिए सऊदी के साथ में चला गया। अब यहाँ पे जो सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे चीज़ हमें नज़र आती है, तो बिडेन इस वजह से गई क्योंकि भाई रशिया यूक्रेन की वॉर, जिस चीज़ की वजह से ग्लोबल फूड और जो एनर्जी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे, और मीटिंग का फोकस भी यही रहा कि एनर्जी, फूड, 5G टेक्नोलॉजी, और एक जो यूएस की पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII, जो हमने निकाला है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात की गई। इस तरह की चीज़ हुई, लेकिन क्राउन प्रिंस ने पब्लिकली ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैं अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा और कंट्रीज़ में ये ऑयल की सप्लाई मैं दे दूंगा ताकि सारा कुछ ठीक रहे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। सो ये जो दो डेवलपमेंट्स यहाँ पे मिस्टर बिडेन की विजिट से हुई है, जो अच्छे वाली हैं, वो डेवलपमेंट्स आप याद रखना। 2 डेवलपमेंट्स, पहली तो यही है कि भी कंसेंसस टू सस्टेन अ UN मेडिएटेड ट्रूस इन यमन, और दूसरा ओपनिंग ऑफ सऊदी एयर स्पेस फॉर सिविलियन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग टू एंड फ्रॉम इसराइल। तो ये जो 2 डेवलपमेंट्स तो देखने को मिली, अदरवाइज तो कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिला। एनर्जी सिचुएशन तो भाई बिगड़ी हुई है, आपके सामने है, हमने पहले भी बात किया कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एनर्जी सिचुएशन में उन्होंने भी कुछ नहीं खुद खुल के बोला। तो एक और चीज़ यहाँ पे गई क्यों है एनर्जी सिचुएशन का मतलब, भाई जो गैस के प्राइसेस हैं यूएसए में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जिस चीज़ की वजह से वो वहाँ पे जाके, और नवंबर में इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में आपने क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो 2 एडिटोरियल थे आज पढ़ने वाले। एक डेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, LPG की जो सिलेंडर की रिफिलिंग है वो डिक्लाइन हो गई है। उसका रीज़न क्या है, वो ये देख रहे हो कितना पैसा देना पड़ रहा है इसको रिफिल करवाने के लिए। फोटो भी पूरी सिरा ही बना देते हैं। अब यहाँ पे सिलेंडर को रिफिल करने के लिए कम रिफिल किया जा रहा है। उसका रीज़न क्या है भाई, देखो ना, इसका प्राइस पता है कितना हो चुका है, 1053। यहीं पे पढ़ के, मुझे भी यहीं पे पढ़ के पता चल रहा है। और उज्ज्वला, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले लोग हैं, उसको -200 कर दो, चलो सब्सिडी हमने दे दी, ठीक है जी। इसका प्राइस हो गया 853, ठीक है। मतलब ये तो वो वाले लोग हैं जिनको सब्सिडी मिल रही है, तो इसका प्राइस हो जाता है 853। आप ना एक चीज़ सोचो, 853 का सिलेंडर, जो कि अगर मैं बात करूँ 2015 में, उसके डबल है। मतलब वहाँ पे अगर हम बात करें कुछ 420 415 तक का प्राइस था सिलेंडर का, और आज देखो, ठीक है। अब ना मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि यार इसमें ना सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। देखो गैस के जो प्राइस हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, आप मेरी बात सुनो, कि जो गैस के प्राइस है इंटरनेशनल लेवल पे ना वो इंक्रीज हुए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इंक्रीज होगी गैस के प्राइस, क्रूड ऑयल के प्राइस भी इंक्रीज हो गए। अब सरकार पता क्या है भाई, सरकार इतनी सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड कर सकती, लेकिन हाँ, सरकार ये वाली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई थी वो यही तो ताने मैंने दे के आई थी ना उस गवर्नमेंट को, पुरानी वाली को, या आपने प्राइस बढ़ा दिया, सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठ गया मैं तो यार ये जो चीज़ें हैं ये किसी के हाथ में नहीं है। हाँ फिर सब्सिडी दे दो आप, ऐसे कि 853 का 1053 का पड़ रहा है, आप दो भाई 500 रुपीज़ सब्सिडी दो पर सिलेंडर, तो वो ठीक है सर, लोगों के लिए सस्ता हो जाएगा, लेकिन सरकार के लिए वो जो एक्सचेकर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो चीज़ें हैं वो डेफिसिट इंक्रीज होता रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें ना ध्यान में रखनी चाहिए कि वही बात होगी ना जो पहले हमने न्यूज़ पढ़ी है, वो फ्रीबीज वाली बात। तो आप बोल के तो यही आ रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी हैं जो चीज़ें ठीक करनी चाहिए, ठीक है। हर एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। ये तो तमिलनाडु का केस है, तो इसको पढ़ने का कुछ खास ज़रूरत नहीं है। ये ना हमने कल भी किया था, पता नहीं कल किया था, पता नहीं परसों किया था, कि जो म्यांमार है ना, म्यांमार में मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, सही वाली गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जहाँ पे जो लीडर थे वो थे यूं सान सू की, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कूप होती है, मिलिट्री कूप, और उसके बाद में मिलिट्री के अंडर आ जाती है जुनता, ठीक है। और सीनियर लीडर को ना मीन यूंग पता नहीं क्या, ठीक है। अब ये बंदा क्या कर रहा है भाई, अब मिलिट्री है तो मिलिट्री रूल तो चला ही रही है। अब जो भी प्रो डेमोक्रेटिक कोई बंदा नारा भी लगाता है या फिर कोई भी चीज़ बोलता है, उसको उठा के लेके जाते हैं, उसको एग्जीक्यूट ही कर देते हैं। अब ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या रहा यार, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स आप मानते हो कि कुछ होगा। अब यहाँ पे कूप होगी, सारा कुछ हटा दिया, तब नहीं आपने कुछ किया। अफगानिस्तान में
में तालिबान ने कैप्चर किया तब नहीं आपने कुछ किया, रशिया ने वहाँ पे अटैक किया हुआ है यूक्रेन पे तब नहीं आपने कुछ किया। तो यूएन है क्या? वो तो एक मुझे लग रहा है कि बस उसके मुंह में कुछ डाल दिया गया है कि ठीक है दही जम गया उसके मुंह में, वो बोल नहीं सकता, बस वहाँ पे बैठा है यूएन, यूनाइटेड नेशंस, या फिर वो और भी यूएसए लगा लो, कुछ और कंट्रीज लगा लो, वो भी क्या करते कंडेम करते, कुछ कर थोड़ी ना रहे। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स में अब क्या करेंगे, वही बात, वो वाली बात है कि हम निंदा करते हैं इस चीज़ की, हम निंदा करते हैं, बहुत कड़ी निंदा है भाई, कड़ी निंदा। अब क्या करेंगे, एशियान की कंट्रीज ने कड़ी निंदा कर दी, लेकिन वहाँ पे जो एग्जीक्यूशन चल रही है वो मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब ना लास्ट में अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहे, कहता है सो व्हाट डू दीज एग्जीक्यूशन मीन्स फॉर डेमोक्रेसी। मतलब अब यार ये क्वेश्चन पूछना बनता है कि जब एग्जीक्यूशन हो रही हैं तो डेमोक्रेसी का कुछ तुक बनती है? अब यार मतलब पूछना ही नहीं बनता, ये तो डेमोक्रेसी तो ऑब्वियसली अब कूप हो चुकी है, वहाँ पे उतार दिया लोगों को, पहले ही खतरे में है वो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं भाई। चलो आगे ये आ रहा, 19 राज्यसभा मेंबर सस्पेंडेड इन वन गो। चलो बहुत बढ़िया बात हो गया, ये ना GS2 का पार्ट हो जाता है। ये मेंस में ना किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और क्या क्या चीज़ें, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जरा रुको। देखो अब हुआ क्या, आपको पता है GST नाम की एक चीज़ लगाई हुई है, ठीक है, कोई इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलता है और ऑपोजिशन वाले इसको गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं। अब GST में क्या था, वो कहते थे कि भाई हम एक ही सिंगल चीज़ रहेगी, लेकिन यहाँ पे तो मल्टीपल आपको पता है स्लैब्स बनाई हुई हैं GST में। भाई चलो ये भी ठीक है, चलो जो भी चल रहा है माहौल बना हुआ है इनका, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन यहाँ पे ना अब GST में क्या हुआ कि इन्होंने जो इसेंशियल्स कई चीज़ें थी उसके प्राइजेस को इंक्रीज़ कर दिया। अब प्राइस इंक्रीज़ करने से वो कहते हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो तो पहले ही इंक्रीज़ हो रखा है, इन्फ्लेशन पहले ही बहुत ज़्यादा, आप और इन्फ्लेशन कर रहे हो। इसकी वजह से उन्होंने हल्ला किया, वो कहता भाई इनको बाहर भेजो, ये तो मतलब प्रोसीडिंग्स होने नहीं दे रहे, सस्पेंड कर दिए, चलो जी बाहर। अब देखो ना एक चीज़ है, एक कायदा रहता है, एक सलीका होता है एक चीज़ का, मतलब एक चीज़ होती है ना। जब आप कभी अगर गुस्से में भी हो तो उसको बोलने का भी, किसी और को आप बोल रहे हो, अब सपोज करके चलो कि आप हो, ठीक है, और ये कोई और है, ठीक है जी, ये A बंदे आप हो, ये B बंदा कोई और है, या फिर आप B बंदे हो, ऐसे मान के चलो आप B हो, ठीक है, U, यहाँ पे मैं U लिख देता हूँ, ये A बंदा कोई और ही, कोई लगा लो तूफान, कोई बंदा ओनर लगा लो किसी चीज़ का। तो यहाँ पे ना अब क्या होता है कि ठीक है यार, अगर इसको कुछ शिकायत है ना आपसे, तो इसको भी बोलने का एक ढंग होना चाहिए। नहीं तो अब वो बंदा बोल रहा है मैं तेरे पत्थर मार दूंगा, इसको ये नहीं पता कि इसके पास AK-47 कुछ और बंदूक भी हो सकती है, मार देगा आपको, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जो ऑपोजिशन है उसको भी पता समझना चाहिए कि क्या चीज़, किस तरह से प्रोटेस्ट करना है, किस तरह से चीज़ों को बोलना है, किस तरह से चीज़ें देश के आगे लेकर आनी है। अब सस्पेंड होकर बाहर बैठ जाएंगे, वो बिल पास कर देंगे। यही सेम सिचुएशन लोकसभा में चलती है, वो हल्ला करते रहते, उसको सस्पेंड कर देगा, बाहर भेज देगा, और काफ़ी दिनों तक तो अजर्नमेंट ही चलती रहेगी, मीटिंग्स होएगी नहीं, सेशंस नहीं होंगे। उसके बाद में लास्ट में जब 4-5 दिन बचेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, पता नहीं 20-25 जो बिल्स है वो पास कर दिए जाएंगे, फिर हमें पता चलता है अच्छा ये बिल पास हो गए। यार ऐसा थोड़ा ना दोनों को सोचना चाहिए। देखो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, तो अगर गलत कर रही है तो ठीक है, मान लिया भाई, ओपोजिशन का काम है उसको आईना दिखाना, लेकिन आईना दिखाने का भी अब यहाँ पे अब अगर आप लड़ाइयाँ करने लग जाओगे, ठीक है, पेज पूज उड़ाने लग जाओगे, वो थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। चलो इम्पैक्ट भाई हम पे होता है, क्योंकि 20-25 जो बिल थोड़े से टाइम में फिर पास हो जाते हैं विदाउट एनी डिस्कशन, उसका इम्पैक्ट बाद में देखते हैं, फिर हम प्रोटेस्ट करते हैं फार्म बिल्स, जैसे फार्म बिल्स को रद्द करवाया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाओ। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया एड्स 5 मोर रामसर साइट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये मान के चलो कि अपकमिंग प्रीलिम्स में पूछा जा सकती है चीज़ें कि कौन सी 5 नई साइट्स, अगर तब तक कोई नई और ना आई तब, ठीक है, अदरवाइज तो फिर और भी पूछी जाएंगी। अब रामसर का मसला क्या है? सबसे पहली चीज़ ये इंटरनेशनल ट्रीटी है कि जहाँ पे हमने कंजर्व करना है और सस्टेनेबल यूज़ करना है वेटलैंड्स का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। इसका नाम रखा, रामसर में मीटिंग हुई थी, रामसर ईरान में है, उसके नाम से नाम रख दिया। 2 फेब को हम रामसर वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ पार्टीज इसमें 171 है। इसकी फिलॉसफी क्या है? वाइज यूज़ करना चाहिए। वाइज यूज़ किसका? ये रामसर साइट्स का, मतलब जो भी वेटलैंड्स है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पे डाला है। देखो सबसे पहली चीज़ तो एक जो चीज़ है, इसको याद रखना है, इसको जैसे मर्जी याद करो, इसको याद रखना पड़ेगा। करी किली बर्ड सेंचुरी नंबर 1, पाली करानाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पीचावरम मैंग्रोव इन तमिलनाडु, ठीक है। ये तीनों के तीनों कहाँ पे? तमिलनाडु में। 3 तो तमिलनाडु में हो गए। 4th साख्या सागर मध्य प्रदेश में है, 4th हो गया। और 5th आपको मिलेगा पाला वेटलैंड मिजोरम में,
जो इंडिया की रामसर वेटलैंड्स है वो स्प्रेड हुए हैं ओवर 11,000 स्क्वायर किलोमीटर, अराउंड 10% ऑफ टोटल वेटलैंड एरिया इन दी कंट्री। ठीक है, जो इंडिया की रामसर वेटलैंड्स है मैं बोल रहा हूँ को स्प्रेड है ओवर 11,000 स्क्वायर किलोमीटर, अराउंड 10% ऑफ टोटल वेटलैंड एरिया इन दी कंट्री अक्रॉस 18 स्टेट्स। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे ज़्यादा वेटलैंड आपको यूके में देखने को मिलेंगे, मेक्सिको में 142 हैं, स्मॉलर कंट्रीज दैन इंडिया है ये। और अगर एरिया के हिसाब से आपको पता करे कोई कि एरिया के हिसाब से जो वेटलैंड का एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो वो बोलीविया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना साथ में, यहीं पे बता दिया और हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा एक्स्ट्रा से। यहाँ पे ब्लैक सी के बारे में बात की थी, रशिया स्ट्राइक कर रहा है, वो करता ही रहता है, पता नहीं अब उसको क्या मतलब कैसे ही मानेगा वो बंदा, लोग भी परेशान हो रखे हैं मुझे लगता है। अब यहाँ पे देखना इसके साथ में कंट्री देखनी है ब्लैक सी के साथ में कौन कौन सी लग रही है, इसको याद रखना है आपने। देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे हो गया क्या है ये, बुल्गारिया। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास आता है रोमेनिया, और फिर जॉर्जिया। ठीक है, फिर आ गया जॉर्जिया, फिर उसके बाद में जॉर्जिया के बाद में पहले क्या बोला था मैंने, पहले हो गया बुल्गारिया, फिर उसके बाद में आ गया हमारे पास मैं कोड बना रहा हूँ इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर उसके बाद में जॉर्जिया आ गया, फिर उसके बाद में आप मान के चलो रशिया। ठीक है जी, पहले तो ये देख लेते हैं। और यहाँ पे यूक्रेन। ठीक है, तो आपने बनाना है BU। ठीक है, BU का मतलब बुल्गारिया और यूक्रेन। ठीक है, और फिर R से हो गया हमारे पास रोमानिया, फिर G से जॉर्जिया, और GE से जॉर्जिया, और R से हो गया रशिया। तो ये जो चीज़ आपने याद रखनी है। और एक हो गया T से टर्की, टी बर्गर आपने याद रखना है, टी बर्गर याद रखना है। ठीक है, टी से टर्की है, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन है, आर से है हमारा रोमेनिया, GE से जॉर्जिया, और आर से रशिया। क्लियर होगी बात। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे कोड साइज का याद रखना है। और इसको फिर आगे अब हम पढ़ते हैं। अब आगे लास्ट है भाई, IMF कहता मैं कट कर दूंगा आपकी ग्लोबल ग्रोथ, कर दे, क्योंकि पहली कट हुई पड़ी है, सारी कंट्री में इन्फ्लेशन है, हर एक कंट्री में प्रॉब्लम्स तो आई हुई हैं, क्राइसिस तो चल ही रही हैं। कहते जी मुझे लग रहा है रिसेशन आएगा, चलो ठीक है मान लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे IMF का आपने हेडक्वार्टर बताना है लास्ट में, IMF का हेडक्वार्टर बता दो जल्दी जल्दी से, और काफ़ी बार बताया, साथ में वर्ल्ड बैंक का भी बता देना, साथ में वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर बता देना। अच्छा ना, एक चीज़ जो हमने पहले स्टार्ट की थी कि भाई इसका ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, किसी बच्चे ने बोला था, उसको ना अलग से उसकी सीरीज़ बना रहे हैं, डो नॉट वरी। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, और कल को मिलेंगे दोबारा से वीडियो के साथ में। और टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स, बाय बाय, टेक केयर।